नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। कल हम बात कर रहे थे मुग़ल चित्रशैली के उद्भव और विकास की। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ये शैली ईरानी शैली से उत्पन्न होकर अलग अलग बादशाहों के दौर में, उनके काल में किस तरह से ये विकसित हुई और कैसे अपने चरम पर पहुंची और किस तरह इसमें पतन के चिन्ह हमें नज़र आने लगे। इस बात की चर्चा हमने पिछले 2 वीडियोज़ में की है। आज हम देखेंगे कि मुग़ल शैली की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो वैसे तो हमने जितने भी अभी मुग़ल शैली के बारे में चर्चा की है, उस दौरान हमने इसके काफ़ी पक्षों पर बात की है, उससे आपको काफ़ी समझ में आया होगा। लेकिन अब हम इससे निकलकर थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं मुग़ल चित्रशैली की विशेषताओं की। तो मुग़ल चित्रशैली जो है वो ईरानी और स्थानीय शैलियों से उत्पन्न हुई, मुग़ल बादशाहों के संरक्षण में पनपी वो कला मुग़ल कला कहलाई। इस मुग़ल कला ने जहांगीर के दौर से यूरोपीय प्रभाव ग्रहण किया। यूरोपीय जो प्रभाव थे वो छाया प्रकाश का प्रभाव था और 3 डायमेंशनल दिखाने का प्रयास था, स्वाभाविकता लाने का प्रयास था, यथार्थवादिता का प्रयास था, और दूसरा था परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग, जिसमें दूर की वस्तु छोटी, पास की वस्तु बड़ी, पास की वस्तु स्पष्ट और दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। ये जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी वायवीय और रेखीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग और छाया प्रकाश का प्रयोग, ये इन्होंने शुरू किया था, जहांगीर के दौर से शुरू हुआ था। भारतीय रंग योजनाओं और वातावरण का मुग़ल शैली पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय कलाकार थे वो कहीं ना कहीं इस मुग़ल चित्रशैली को प्रभावित कर रहे थे। यहाँ की कला ने इसको अच्छा खासा प्रभावित किया। मुग़लों का दृष्टिकोण जो था वो वस्तुवादी था, यानी यथार्थ परक था। वो वस्तुओं को यथार्थवादी रूप में उनको जैसा का जैसा प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते थे। जैसा कि इन चित्रों में भी हम देख रहे हैं। ये जो पहला चित्र है वो मुग़ल बादशाह अकबर का चित्र है, और दूसरा जो है ये भी चित्र अकबर के दौर का है, जिसमें पर्शियन इफेक्ट आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा। इसके अलावा जो मुग़ल शैली की एक और ख़ास बात थी वो थी एक चश्म चेहरे, यानी साइड फेस, जिसमें सिर्फ एक आंख दिखाई देती। ये बात राजस्थानी शैली में भी थी। एक चश्म चेहरे मुग़ल शैली की विशेषता थी। कोमल और महीन रेखांकन, कोमल और महीन रेखांकन जो था मुग़ल कला में इतनी बारीकी थी कि अत्यधिक बारीक रेखांकन कि कहीं कहीं तो इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़े। इतनी बारीक रेखा इन्होंने, नंगी आंख से देखना भी उसको मुश्किल था, ऐसी महीन रेखांकन इन्होंने इसमें किया था। इन महीनकारी अलंकरण की प्रवृत्ति, अलंकरण की जो प्रवृत्ति थी वो वस्तुओं में, रूपों में विवरणात्मकता, उसको डेकोरेटिव पैटर्न की तरह से इस्तेमाल करना। उसमें वस्त्रों में बेल बूटे, भवनों में नक्काशी, कोई पीछे वास्तु बिल्डिंग बनी है तो उसमें उनके भवनों की नक्काशी को दिखाने के लिए, कालीन बिछा हुआ है तो कालीन के जो अलंकरण हैं उनमें डेकोरेटिव पैटर्न्स, शरीर के अंगों में, बालों में, सभी में मतलब इन्होंने बहुत महीनकारी से और बहुत अलंकरणात्मक अभिप्राय यूज़ किए हैं। जैसा कि इन चित्रों में भी आप देख रहे हैं कि बादशाह अकबर के ऊपर जो कनात लगी हुई है, जो लगा हुआ है, उसमें भी आपको बहुत महीनकारी स्तंभों पर, पीछे भी, सभी जगह पर इन्होंने बहुत ही बारीकी से उसको अलंकरणात्मक प्रवृत्ति से डिस्क्राइब किया है। विविध रंग विधान, विविध रंग विधान मुग़ल शैली में जो रंग विधान था वो बहुत विस्तृत था। यानी इन्होंने रंगों में एक रंग से दूसरे रंग में मिला के, या सफ़ेद रंग और काले रंग के मिश्रण से एक ही रंग की विभिन्न तानों को इन्होंने यूज़ किया था। हालांकि रंग चटकीले हैं, लेकिन फिर भी जैसे राजस्थानी शैली में प्राथमिक रंगों वाली वर्ण नियोजन पद्धति थी, यहाँ पर इन्होंने कई वर्ण योजनाओं को काम में लिया। छाया प्रकाश का प्रभाव, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि इसमें छाया प्रकाश का प्रभाव भी इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, जो यूरोपीय प्रभाव है। और दरबारी शान और शौकत, मुग़ल चित्रशैली की जो विषय वस्तु है वो बादशाह के जीवन, उनके दरबार, उनकी राजसिकता, उनके वैभव, शान और शौकत को दिखाने का ही मुख्य आधार रही है। इसके अलावा
मनोवैज्ञानिक चित्रण। यहाँ पर जैसे कि हमने शुरू में देखा था कि शबीह कहते हैं पोर्ट्रेट को, व्यक्ति चित्रण। तो व्यक्ति चित्रण जो था, जो शबीहें थी, उन शबीहों को, उन पोर्ट्रेट्स में मनोवैज्ञानिक चित्रण, जिसका जैसा स्वभाव है वो दिखाने का, वो यथार्थपरक था, वो यथार्थवादी था, वस्तुपरक दृष्टिकोण के कारण ये मनोवैज्ञानिक चित्रण को प्रस्तुत करने में सफल हुए। इसके अलावा जो था वो था अलंकृत हाशिए। अलंकृत हाशिए यानी कि चित्र के चारों तरफ जो बॉर्डर बनाया गया था, वो बॉर्डर हाशिए अति अलंकृत हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव है। मुगलकालीन हाशिए जो हैं वो ईरानी प्रभाव से अलंकृत हुए, क्योंकि राजस्थानी शैली में जो हाशिए बने हैं वो सादा हिंगुल और पीले रंग से बने हैं, जबकि मुगल चित्रशैली के जो हाशिए हैं वो ईरानी शैली से प्रभावित होने के कारण बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव है, अलंकृत हैं, और कहीं कहीं पर हाशिए चित्र से भी अधिक प्रभावशाली और उन पर उभरी हुई एम्बोस्ड डिज़ाइनें बनी हैं। जैसे कि आपको इस दूसरे वाले चित्र में यहाँ दिख रहा है कि चित्र बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन उसके बाहर जो बाउंड्री बनी है उसमें एक तो लिपि का अंकन और साथ में डेकोरेटिव पैटर्न्स भी आपको देखने को मिलेंगे। घटना के भावों से विरक्त प्रकृति। घटना के भावों से विरक्त प्रकृति जो थी, उसका मतलब ये है कि मानवीय भावों में और प्रकृति के रूपों में भावात्मक एकता का अभाव है। आप जो भाव मानवीय रूपों में दिखा रहा है चित्रकार, वो भाव आपको प्रकृति से प्रस्तुत होते हुए, प्रकृति से प्रकट होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। जबकि राजस्थानी चित्रशैली में आपको प्रकृति जो है वो मानवीय भावों से रागात्मक संबंध रखने वाली प्रकृति का अंकन हुआ है। लेकिन मुगल चित्रशैली में ये डिफरेंस है कि मुगल चित्रशैली में जो प्रकृति का अंकन हुआ वो वस्तुवादी यानी यथार्थ परक प्रकृति है, जबकि राजस्थानी शैली में वो ही रागात्मक संबंध रखने वाली है। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। इसके बाद जो थी वो यथार्थ मुद्राएं तथापि भावाभिव्यक्ति में असमर्थ, यानी कि जो मानवीय अंगों की जो अंग भंगिमाएँ हैं, जो मुद्राएं हैं, वो स्वाभाविक तो दिखाई देती हैं, लेकिन वो भावों को व्यक्त करने में उतनी कारगर नहीं है जितनी राजस्थानी चित्रशैली में थी। जैसे कि पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जहांगीर के एक पक्षी को अपने हाथ में लिए हुए खड़ा है और एक व्यक्ति उनके सामने है। उनकी हाथों की मुद्राएं स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ से कोई भाव आपको प्रकट होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो ये खास बात इसकी थी कि मुद्राएं स्वाभाविक है, यथार्थवादी हैं, किंतु वो भावाभिव्यक्ति में असमर्थ है। रेखीय और वायवीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग, इसकी बात हमने की थी अभी कि ये यथार्थवादिता लाने के कारण इन्होंने यूरोपीय प्रभाव से रेखीय और वायवीय यानी वातावरणीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करना शुरू कर दिया था अपने चित्रों में। इसके मुगल चित्रशैली के जो विषय हैं वो बहुत सीमित हैं। बहुत सीमित होने का मतलब, जैसे हम राजस्थानी चित्रकला में देखते हैं तो वहाँ दैनिक जनजीवन से संबंधित राग रागिनियाँ, बारहमासा सामान्य लोगों का, धर्म भक्ति से संबंधित, काव्यों से संबंधित चित्रण हुआ। लेकिन यहाँ पर जो चित्रण का जो विषय था, जो सब्जेक्ट था, वो कहीं ना कहीं दरबार के इर्द गिर्द घूमता था। तो दरबारी दृश्य, युद्ध, आखेट, बादशाह की शान और शौकत का प्रदर्शन करना, बेगमों की, बादशाहों की छवियाँ यानी पोर्ट्रेट्स बनाना। तो मूलतः ये जो कला थी वो बेसिकली दरबारी कला रही, मुग़ल कला दरबारी कला रही, और इसी कारण से इसमें विस्तृत विषय वस्तु का हमें देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ जितने भी आप चित्र देखेंगे वो कहीं ना कहीं बादशाहों के जनजीवन और उनकी दैनिक राजसिकता को ही प्रदर्शित करने वाली कला है। दरबारी कला कहलाती है मुग़ल कला। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इन सब में बादशाह और बादशाहों के जीवन और उनके विलास वैभव को दर्शाने वाली, हमने जो शुरू में बात की थी कि यहाँ पर गार्डन में या प्रकृति में जामितीयता है। तो यहाँ पहले चित्र में जो आप देख रहे हैं उसमें जो गार्डन बनाया हुआ है, उस गार्डन को देखेंगे आप कि चार तरफ से, चार दिशाओं से आने वाली नालियाँ जो है वो बीच में लगाया हुआ है, फव्वारा है उसमें, और चारों तरफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के गार्डन के हिस्से बने हुए हैं। तो ये जो अलंकरणात्मकता थी, पीछे भी पेड़ देखेंगे आप तो वो पेड़ भी अलंकृत दिखाई दे रहे हैं या ज्योमेट्रिकल त्रिभुजाकार पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पैटर्न था वो मुग़ल चित्रशैली में ज्यामितीय प्रकृति का अंकन हमें दिखाई दे रहा था। दूसरे चित्र में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी राजसिक वैभव, उनकी शान और शौकत को दिखाने का प्रयास हो रहा है।
ये चित्र देखिए, इसमें भी आपको जो परिप्रेक्ष्य है यानी जो वस्तु निकट है उसको बड़ा और जो दूर की वस्तु है उसको छोटा दिखाने का प्रयास किया है। पीछे डिस्टेंस दिखाने का, यहाँ पर डेप्थ दिखाने का प्रयास हुआ है अंतराल में। तो ये जो ख़ास बातें थी। दूसरे चित्र में आप देखेंगे कि कितने डेकोरेटिव पैटर्न्स, बादशाह बैठे हुए हैं, कितना उनका जो सिंहासन है वो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव और अलंकृत है। कालीन में, पीछे दरवाज़ों में, दीवारों में, सब में अलंकरण और बॉर्डर्स में तो ज़बरदस्ती अलंकरण इन्होंने किया है। तो ये कुछ वो बातें थी जो मुग़ल चित्रशैली में ख़ास तौर से दिखाई देती हैं। इन चित्रों में यहाँ पर गोल्डन रंग का भी बहुत प्रयोग हुआ बाद वाले चित्रों में। तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पर भी राजसिकता को प्रदर्शित करने की दरबार लगा हुआ है। आम आदमी से मिलने के लिए एक दीवाने आम में, दीवाने ख़ास में इनका अपना लाइफ का पैटर्न था कि लोगों से मिलने के लिए दीवाने ख़ास, दीवाने आम का बिल्डिंग्स, वास्तुकला इनकी थी। तो वहाँ पर ये लोगों से मिलने के लिए इस तरह के हुजूम लगाना, अपनी शान शौकत को प्रदर्शित करने का इनका एक तरीका था। तो ये इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से पोथी चित्रण भी इनके यहाँ बहुत हुआ था कि जैसे कि हमने अकबर के दौर में पढ़ा था कि हमजानामा, रज़्मनामा, अनवार सुहेली, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, नल दमन, बहुत सारे जो किस्से थे, खमसा निज़ामी, ऐसे बहुत सारे जो पोथी चित्रण थे वो भी इसके दौर में चित्रित हुए, अकबर के दौर में। तो ये जो कुछ विशेषताएँ हैं वो मुग़ल चित्रशैली की ख़ास विशेषताएँ हैं। इनको आप ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से पढ़िएगा। और अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।